विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक आदमी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते थाने पहुंचता है, रिपोर्ट लिखाता है और कुछ दिनों में उसी पर अपने पत्नी के कत्ल का इल्जाम लग जाता है और फिर वो आदमी जेल चला जाता है। सलाखों के पीछे सड़ता रहता है और उधर उसकी मरी हुई पत्नी जिंदा होती है, लेकिन कहीं और नहीं बल्कि अपने ही मौसेरे भाई के साथ एक नए शहर में नई जिंदगी जी रही होती है। आखिर सच क्या था, पत्नी कैसे गायब हुई और एक बेकसूर आदमी जेल कैसे पहुंच गया? दोस्तों, आप कहानी को जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी पत्नी को खोजते खोजते खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पत्नी के लिए हर दरवाजा खटखटाया, हर जगह ढूंढा, थाने गया, पंचायत की, समझौता किया और आखिर में जब वो पत्नी फिर से गायब हो गई तो उस पर ही हत्या का इल्जाम लग गया। और उधर वो पत्नी वो किसी अनजान शहर में अपने ही मौसेरे भाई के साथ चैन की जिंदगी जी रही थी। यह कहानी है धोखे की, झूठ की और उस सच की जो आखिर में सामने आ ही गया। यह बात है साल 2024 की। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में एक गांव है जिसका नाम है अलवारा। यह थाना माहवा घाट के अंतर्गत आता है। इसी गांव में रहते हैं राजू तिवारी। राजू एक सीधे साधे मेहनतकश इंसान है। घर में माँ बाप है, बहन है और एक छोटा सा संसार है जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। साल 2016 में उनकी शादी हुई थी अंकिता तिवारी से। अंकिता तिवारी उसी जिले के कौशाम्बी के टेवा गांव की रहने वाली हैं। दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी। घर वालों को उम्मीद थी कि अब यह घर का माहौल और खुशहाल हो जाएगा। शुरुआत के कुछ साल तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता घर में एक अजीब सी खींचातानी शुरू हो गई। बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी सी बात बड़े झगड़ों की जड़ बन गई। अंकिता तिवारी को मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा आदत थी। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन में मोबाइल और रात में सोते वक्त भी मोबाइल। कभी व्हाट्सएप पर मैसेज, कभी किसी और सोशल मीडिया साइट पर स्क्रॉलिंग, कभी किसी से बातें। राजू तिवारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि घर का काम हो, परिवार को वक्त मिले, लेकिन अंकिता हमेशा अपनी दुनिया में खोई रहती थी। धीरे धीरे यह बात झगड़े की वजह बनने लगी। कहा सुनी होती, कभी कभी हाथापाई भी हो जाती। राजू पर इल्जाम लगता कि वो मारता है, पीटता है। इधर राजू कहता था कि यह मोबाइल छोड़ती नहीं, घर में मन ही नहीं लगाती, ससुराल में कम वक्त गुजारती है और मायके में ज्यादा। बहरहाल दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहा और इसी तनाव के बीच एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वो साल था 2024। साल 2024 में एक दिन सुबह उठे तो अंकिता तिवारी घर में नहीं थी। इस पर राजू तिवारी ने सोचा शायद पड़ोस में कहीं गई होगी या फिर मायके चली गई होगी। जब घंटों बीत गए कोई खबर नहीं आई तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा। माँ को भी नहीं पता था। फिर उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, उनके पिताजी को भी नहीं पता था। फिर उन्होंने अपनी बहन पिंकी से पूछा, उसने भी कहा उसे भी कोई जानकारी नहीं है। आसपास के रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिरकार राजू तिवारी ने ससुराल फोन किया। फोन पर अंकिता के माँ बाप से पूछा कि क्या वो उनके यहाँ आई है। ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया। कहा कि हमारे यहाँ तो नहीं आई, क्या हुआ, दामाद जी सब ठीक तो है। यह सुनकर राजू और घबरा गया। जब दोनों तरफ से ढूंढाई शुरू हुई, मायके वाले अलग अलग जगह खोजने लगे और ससुराल वाले अलग अलग जगह, लेकिन अंकिता का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए। तीनों दिन पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट रहा था। कोई कुछ नहीं जानता था, कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। और फिर अचानक, जैसे कहीं से आई नहीं वैसे ही अचानक अंकिता वापस घर पर प्रकट हो गई। ना कोई खबर, ना कोई सूचना, ना कोई फोन, बस चुपचाप आ गई। जब वो वापस आई तो राजू तिवारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया कि 3 दिन कहाँ थी, इसका जवाब चाहिए। बिना बताए कहाँ चली गई, इस तरह नहीं चलेगा।
मैं इसे अब किसी कीमत पर नहीं रखूंगा जब तक यह नहीं बताती कि 3 दिन कहाँ रही। घर में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार फैसला हुआ कि पंचायत बुलाई जाए। दोनों पक्ष, ससुराल और मायके के लोग एकत्रित हुए। पंचायत शुरू हुई, बातचीत होने लगी। इसी बीच अंकिता तिवारी जोर जोर से रोने लगी और पंचायतियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। अंकिता ने कहा कि मुझे बार बार बेवजह मारा जाता है, पीटा जाता है, इसलिए मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर अंकिता की माँ बाप बेचैन हो उठे। वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं। इतने सालों के बाद इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। परिवार को जोड़कर रखो, बच्चों के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। चलो माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब सभी लोगों ने मिलकर अंकिता से अनुरोध किया तो वो रहने के लिए तैयार हो गई। अब राजू तिवारी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें रखूंगा, लेकिन एक शर्त है, यह मोबाइल फोन नहीं रखेगी। देखो, जब देखो मोबाइल पर लगी रहती है। मैं कुछ काम कहता हूं तो ध्यान नहीं देती है। सोशल मीडिया पर हमेशा व्यस्त रहती है। इसी मोबाइल की वजह से घर में झगड़ा होता है। अगर मोबाइल छोड़ देगी तो सब ठीक हो जाएगा। पंचायतियों ने यह बात सुनी। उन्हें राजू का तर्क सही लगा। पंचों ने कहा कि ठीक है, अगर मोबाइल से यह सब हो रहा है तो आज से अंकिता मोबाइल नहीं रखेगी और ससुराल में रहेगी। अंकिता भी मान गई और इस तरह पंचायत का फैसला हुआ और अंकिता वापस अपने ससुराल में रहने लगी। पंचायत के बाद कुछ महीने तो घर में शांति रही। अंकिता ने मोबाइल नहीं रखा, घर के काम में ध्यान देने लगी और ससुराल वालों से भी अच्छा व्यवहार और थोड़ा बेहतर हो गया। राजू तिवारी को लगा अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा साल 2024 इसी उम्मीद में निकल गया। फिर साल 2025 भी गुजर गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था यह शांति असली नहीं थी। यह तो बस एक तूफान से पहले की शांति थी। अंकिता के मन में जो चल रहा था वो घर के किसी सदस्य को नहीं दिखता था। बस वो ऊपर से शांत थी, लेकिन अंदर से कहीं और ही थी। फिर आया साल 2026 का जनवरी महीना और इस बार जो हुआ उसने पूरे परिवार की दुनिया उलट दी। 21 जनवरी 2026 को एक बार फिर अंकिता तिवारी घर से गायब हो गई। लेकिन इस बार 2024 जैसा नहीं था। इस बार वो 3 दिन में वापस नहीं आई। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन अंकिता का कोई अता पता नहीं। राजू तिवारी इस बार बहुत घबराए। उन्हें सच में डर लग रहा था। वो सीधे नजदीकी थाने पहुंचे और थाने में जाकर कहा कि साहब, मेरी पत्नी का नाम अंकिता तिवारी है। वो 21 जनवरी से गायब है। हमने हर जगह तलाश किया, मायके में भी पूछा, रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भी 2024 में यह गायब हुई थी, लेकिन तब 3 दिन में वापस आ गई थी। इस बार मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। राजू तिवारी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर जब अंकिता के माँ बाप और भाई को पता चला कि वो गायब है तो वो भी तलाश में जुट गए। लेकिन दिन व दिन जब अंकिता नहीं मिली तो उनके मन में ससुराल वालों के प्रति शक गहरा होने लगा। उन्हें लगा कि ससुराल वालों ने ही अंकिता को कुछ किया है, शायद उसे मार दिया हो या कहीं छुपा दिया हो, इसलिए वो ढूंढने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। अंकिता के पिता शारदा मिश्रा थाने गए। थाने में जो सुना वो उनके गले नहीं उतरा। फिर वो बड़े अधिकारियों के पास गए, डीएम के पास, एसपी के पास, महिला आयोग में, हर जगह शिकायत की। शिकायत में एक ही बात कही कि मेरी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया है और पुलिस 50 लाख रुपए लेकर उनका साथ दे रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब यह आरोप ऊपर तक पहुंचे तो पुलिस पर दबाव बढ़ा। आखिरकार 22 जनवरी 2026 को अपराध संख्या 31/2026 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, बीएनएस की धारा 140, 115/2 और 85 इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 6 लोगों के नाम थे। राजू तिवारी यानी पति योगेश तिवारी यानी ससुर, उर्मिला यानी सास पिंकी यानी ननद और 2 अन्य रिश्तेदार रामा और उमा। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी। राजू और उनके पिता योगेश तिवारी को जब पता चला तो वो घबरा गए, ताला लगाया और इधर उधर हो गए।
बाकी परिवार भी परेशान हो गया। बहन पिंकी, माँ उर्मिला, सब पर तलवार लटक रही थी। वकील से सलाह ली। वकील ने कहा कि राजू, धाराएं बहुत गंभीर हैं, इसमें सीधे जमानत नहीं होगी, तुम्हें या तो कोर्ट से सरेंडर करना होगा या पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा। राजू को पुलिस पर भरोसा नहीं था। उसे डर था कि पुलिस हिरासत में उनके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार राजू तिवारी ने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जेल चले गए। जो बेकसूर थे वो सलाखों के पीछे जा बैठे और जिसने यह सब किया वो चैन से कहीं और जाकर बैठी थी। उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी में एसपी का दफ्तर एसपी राजेश कुमार उस दिन फरियादियों की बात सुन रहे थे। एक के बाद एक लोग आ रहे थे, अपनी समस्याएं बता रहे थे और जा रहे थे। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा था, उम्र में काफी बड़ा, चेहरे पर थकान और परेशानी के निशान। लेकिन वो बुजुर्ग एक अजीब हरकत कर रहा था। जब भी उसका नंबर आता वो पीछे हट जाता, पीछे वालों को आगे जाने देता और खुद और पीछे चला जाता। एसपी राजेश कुमार की पैनी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह आदमी कई बार पीछे हट चुका है। धीरे धीरे सारे फरियादी निपट गए, अब सिर्फ वो बुजुर्ग बचा था। एसपी ने उसे बुलाया और कहा कि बाबा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, जब जब तुम्हारा नंबर आता है तुम पीछे हट जाते हो, बताओ क्या बात है, कुछ परेशानी है, खुलकर बोलो। एसपी की बात सुनकर वो बुजुर्ग एकदम से फूट फूट कर रोने लगा। आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। रोते रोते उसने कहा कि साहब, मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है, मेरा बेटा राजू तिवारी जेल में बंद है, उस पर अपनी ही पत्नी की हत्या का इल्जाम है। लेकिन साहब, उसने कुछ नहीं किया, उसकी पत्नी अंकिता जिंदा है, वो कहीं गई हुई है, पर कोई सुनता ही नहीं। 22 फरवरी को मुकदमा अपराध संख्या 31/2026 हमारे ऊपर दर्ज हो चुका है। मेरे बेटे पर, मेरे ऊपर, मेरी बहू उर्मिला पर, बेटी पिंकी पर और रमा उमा पर, 6 लोगों पर। मेरा बेटा जेल में है और मेरे घर पर ताला पड़ा है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साहब, बस इतनी गुजारिश है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। अगर मेरे बेटे ने कुछ किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो उसे न्याय मिले। यह सुनकर एसपी राजेश कुमार एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने उस बुजुर्ग की पूरी बात सुनी, फिर एफआईआर मंगवाई, पढ़ी और थानेदार से बात की। थानेदार ने सारी कहानी बताई। एसपी ने तुरंत निर्देश दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, दोनों पक्षों को ठीक से सुना जाए और जो सच हो वही सामने आए। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले अंकिता तिवारी के मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई। नंबर बंद आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग यानी सीडीआर निकलवाई। सीडीआर निकलवाने का मकसद यह था कि पता लगाया जाए कि इस लड़की का मोबाइल से कितना संपर्क था और किस किस से था और किस किस से ज्यादा बात होती थी। ससुराल वाले कह रहे थे कि यह हमेशा मोबाइल पर लगी रहती थी, तो क्या सच में ऐसा था? जब सीडीआर सामने आई तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आया। यह नाम था रामू उर्फ संकल्प मिश्रा। अंकिता तिवारी की इस नंबर पर बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, इनमें भी रात में भी घंटों घंटों की बातें। पुलिस के मन में शक जागा, यह रामू कौन है, अंकिता से क्या रिश्ता है इसका। जब और गहराई से जांच हुई तो जांच में पता चला रामू उर्फ संकल्प मिश्रा अंकिता तिवारी का मौसेरा भाई है, यानी अपनी मौसी का लड़का, एक ऐसा रिश्तेदार जो भाई कहलाता है। और इन दोनों के बीच जो बातचीत थी वो किसी भाई बहन जैसी नहीं थी। रामू को पूछताछ के लिए बुलाना चाहा, लेकिन रामू ने शुरुआत में टाल मटोल शुरू कर दी। उसने कहा कि आप हमें परेशान कर रहे हो, अंकिता के परिवार को परेशान कर रहे हो, लेकिन असली काम अंकिता को ढूंढना वो नहीं कर रहे थे। यह कैसा कानून है, इस तरह की बातें करके वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया। रामू उर्फ संकल्प मिश्रा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया। उसकी लोकेशन ट्रैक की जाने लगी और जब लोकेशन सामने आई तो पता चला कि रामू ज्यादातर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहता है। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में उसकी लोकेशन बार बार आ रही थी। अब पुलिस की टीम ने एक जाल बिछाया। सादा वर्दी में
भेष बदलकर पुलिसकर्मी मानेसर पहुंचे। पहले उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि एक लापता लड़की का मामला है जो इस इलाके में हो सकती है और ऊपर से जांच के आदेश हैं। मानेसर पुलिस ने भी सहयोग का आश्वासन दिया। फिर पुलिस ने उस इलाके में निगरानी शुरू की जहां रामू की लोकेशन आती थी। सब्जी बेचने वाला बनकर खड़ा हो गया, कोई किराने की दुकान पर खड़ा हो गया, कोई राहगीर बनकर इधर उधर टहलने लगा। सभी की नजरें उस इमारत पर थी जहां रामू का ठिकाना था। कुछ दिनों की निगरानी में पुलिस को यह यकीन हो गया कि वहां कोई लड़की है जो कम बाहर निकलती है, वो घर के अंदर ही रहती है। यह हरकत किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ था। फिर वो दिन आया 21 मार्च 2026। दोपहर के करीब 12 से 12:30 बजे का वक्त था। पुलिस की टीम सीधे उस मकान में पहुंच गई जहां अंकिता के होने का पक्का सबूत था। घर का दरवाजा खटखटाया, जो भी मिले उनसे पूछा। घर के हर कोने की तलाशी शुरू हुई। एक कमरा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, लेकिन अंकिता कहीं नहीं मिली। समय निकलता जा रहा था। शाम के 5:30 बज गए। पुलिस ने घर की हर मंजिल खंगाल दी थी, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। पुलिसकर्मी परेशान थे। उन्हें पूरा यकीन था कि लड़की यही है। उन्होंने इमारत में रहने वाले सभी लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया, अगर किसी के यहाँ कोई लड़की छुपी हुई है तो उसे बाहर भेजें। अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई नहीं है। आखिरकार किसी ने सलाह दी कि छत पर भी देख लो। पुलिस की टीम छत पर पहुंची। छत पर एक मोबाइल टावर लगा हुआ था। उस टावर के पास एक सीढ़ी थी और उस सीढ़ी पर बिल्कुल शांत, बिना किसी घबराहट के एक महिला बैठी थी। पुलिस ने देखा तो पहचान लिया, यह वही अंकिता तिवारी थी जिसे पूरा जिला कौशाम्बी ढूंढ रहा था, जिसके गायब होने की वजह से एक बेकसूर पति जेल में था, जिसके लिए एक बुजुर्ग पिता दफ्तर दफ्तर भटक रहा था। अंकिता ने भागने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि अब बच पाना मुश्किल है। जब पुलिसकर्मियों ने उससे बात की तो वो चुप रही। कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे अंदाजा था कि यह दिन कभी न कभी आना ही था। उस वक्त की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में एक आवाज सुनाई दे रही थी, यह लड़की यहाँ बैठी है, अपने मौसेरे भाई के साथ रह रही थी और उसका पति सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यह वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गई। पुलिस ने अंकिता को हिरासत में लिया और वापस कौशाम्बी लाई। कोर्ट में पेश किया। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। बात यह थी कि अंकिता तिवारी का मौसेरा भाई उर्फ रामू उर्फ संकल्प मिश्रा से रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं था, दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। यह रिश्ता कब शुरू हुआ यह ठीक नहीं पता, लेकिन पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि शादी के बाद से ही अंकिता की रुचि अपने पति राजू में कम और रामू में ज्यादा थी। मोबाइल पर जो घंटों की बातें होती थी वो इसी रामू से होती थी। जब रामू ने मोबाइल छुड़वाया तो पंचायत में फैसला हुआ कि फोन नहीं रखेगी, तो अंकिता के ऊपर से तो मान लिया, लेकिन अंदर से वो उसी रिश्ते को जीती रही। और जब उसे लगा कि अब ससुराल में रहना मुश्किल है, अब यहाँ से निकलना होगा, तो उसने जनवरी 2026 में घर छोड़ा और सीधे रामू उर्फ संकल्प मिश्रा के पास मानेसर गुरुग्राम पहुंच गई। उधर ससुराल में तूफान आ गया। राजू ने गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने दबाव में एफआईआर कर दी और राजू बेकसूर होते हुए भी जेल चला गया। जब अंकिता तिवारी पकड़ी गई और जो सच सामने आया तो न्याय की प्रक्रिया भी तेज हुई। राजू तिवारी जो जेल में बंद थे उन्हें रिहा किया गया, जो बेकसूर थे वो आखिरकार सलाखों के पीछे से बाहर आया। लेकिन इस बार एफआईआर दूसरी तरफ से दर्ज हुई। योगेंद्र तिवारी की तहरीर पर अपराध संख्या 52 के तहत नया मुकदमा दर्ज हुआ। बीएनएस की धारा 217, 248B, 61/2 के तहत महवा घाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें जो नाम थे अंकिता के पिता शारदा मिश्रा, अंकिता के भाई गोपाल मिश्रा और प्रेमी रामू उर्फ संकल्प मिश्रा और एक अन्य अरुण तिवारी। पुलिस ने शारदा मिश्रा और गोपाल मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामू उर्फ संकल्प मिश्रा की भी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। दोस्तों, इस पूरी कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। पहली बात, एक बेकसूर आदमी सिर्फ इसलिए जेल गया क्योंकि जांच ठीक से नहीं हुई।
अगर पुलिस ने शुरुआत में ही अंकिता की सीडीआर निकलवाई होती, अगर उसकी लोकेशन टेस्ट की होती, तो शायद राजू को जेल नहीं जाना पड़ता। पुलिस की लापरवाही ने एक निर्दोष इंसान की जिंदगी के कई महीने बर्बाद कर दिए। दूसरी बात, जब नीचे के अधिकारी ने नहीं सुना तो योगेंद्र तिवारी ने हार नहीं मानी। वो ऊपर गए और आखिरकार एसपी राजेश कुमार तक पहुंचे और वहां से जांच की दिशा बदली और सच सामने आया। यह बताता है कि हिम्मत रखने वालों को इंसाफ जरूर मिलता है। तीसरी बात, झूठ कितने भी दिन तक चले, आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। अंकिता मानेसर में छुपी बैठी थी, टावर की सीढ़ियों पर बैठी थी, लेकिन कानून की आंखें वहां तक भी पहुंच गईं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जो नीचे का अधिकारी ना सुने, तो ऊपर के अधिकारी के पास जाओ। एसपी से ऊपर डीएसपी होते हैं, एडीजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। लड़ाई में देरी हो सकती है, लेकिन इंसाफ हर हाल में मिलता है। थकना मत, हारना मत, रहो। जय हिंद।